टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लाल बंधुओं की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। धर्मांतरण मामले में गिरफ्तारी के डर से विनोद बी लाल ने फतेहपुर जिला अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है। लाल बंधुओं के खिलाफ कई संगीन गैर जमानती धाराओं में 153A, 506, 420, 467, 468, 471 IPC व 3/5 एक उत्तर प्रदेश धर्म प्रतिषेध के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसको लेकर मंगलवार को फतेहपुर की जिला अदालत में विनोद बी लाल ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है। आपको बता दें, प्रयागराज के शुआर्ट्स के कुलपति RB लाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, जहां फतेहपुर पुलिस ने कुलपति सहित 3 अन्य सदस्यों को नोटिस भेजकर तलब किया था, जिसके बाद कुलपति RB लाल ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। सूत्रों बताते हैं कि फतेहपुर पुलिस इस पर सख्त नाराज है। जैसे कि धर्मांतरण को लेकर पुलिस की नोटिस प्रयागराज स्थित शुआर्ट के कुलपति को मिली, जिसमें उन पर धर्मांतरण का आरोप था। तभी से हिंदूवादी और समाजसेवी संगठनों ने कुलपति RB लाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो इस मामले पर राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के संयोजक व वरिष्ठ अधिवक्ता हाईकोर्ट आरिफ इकबाल ने भी शुआर्ट्स के कुलपति RB लाल के ऊपर संविधान व कानून के विरुद्ध धर्म परिवर्तन कराने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के संयोजक आरिफ इकबाल ने कहा कि 2 दशक से RB लाल धर्मांतरण का काम कर रहे हैं, जबकि देश के संविधान में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की इजाज़त है, लेकिन गरीब को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना न्याय संगत नहीं। राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा धर्मांतरण के मुद्दे पे कड़ी निंदा करता है। शुआर्ट्स के कुलपति और शुआर्ट के कुलपति का विवादों से पुराना नाता रहा है। उनके ऊपर तमाम FIR और इससे पहले भी वो जेल जा चुके। करीब 2 दशक से हम लोगों ने देखा है इस तरह के घटनाओं में संलिप्त रहते हैं। भारतीय संविधान और भारतीय कानून में एक साफ साफ लिखा गया है कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करिए, आप मंदिर मस्जिद गिरजाघर में जाइए, उसकी कोई मनाही लेकिन आप अपने दरबार में अगर कोई वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और वीकर लोग हैं, भारतीय संविधान के हिसाब से गरीब लोग हैं, ये कोई कानून नहीं है कि उनको आप अपने धर्म के नौकरी का लालच, शादी का लालच, पैसे का लालच देकर उनका कन्वर्जन कराए। हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय हमारे भारतीय संविधान का अंग है, लेकिन ये कोई कानून नहीं है कि आप उनको लालच देकर धर्मांतरण में कन्वर्ट करके अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, ये भारतीय कानून का सरासर उल्लंघन है। हम तो इन चैनल के माध्यम से मांग करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार से कि उनके ऊपर रासुका लगानी चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाओं पे तभी लगाम लगेगी जब रासुका देशद्रोही और हम इस तरह के हाईकोर्ट में भी एक आध मामले इस तरह के आए थे, हाईकोर्ट ने भी उनको रिलीफ नहीं दिया। जैसे अभी MIM के प्रदेश अध्यक्ष ने देशद्रोही भाषण दिया था। इस तरह का ये देशद्रोही कानून के कैटेगरी में आना चाहिए, कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऑनरेबल जस्टिस सिद्धार्थ साहब के यहाँ भी एक इस तरह का मामला आया था। उन्होंने इस तरह के बेल ग्रांट, जबकि वो बेलेबल सेक्शन थे, 3 साल की मैक्सिमम सजा है, उसमें उन्होंने बेल ग्रांट नहीं की। कहा अगर इस तरह के हम कानून में अगर इनकी मदद करेंगे तो इस तरह बढ़ावा मिलेगा। तो ये भारतीय कानून के हिसाब से उनके ऊपर ये कठोरतम कार्रवाई करते हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से मांगे, उनके ऊपर रासुका लगनी चाहिए। वहीं इसी विषय पर राष्ट्रीय हिंदू संगठन के अध्यक्ष सत्येंद्र दुबे सत्या ने कहा था कि 48 घंटे के भीतर धर्मांतरण के मुद्दे पर RB लाल को गिरफ्तार यदि नहीं किया गया तो वे संस्थान के बाहर RB लाल के कार्यालय पर तालाबंदी कर देंगे। सत्येंद्र दुबे सत्या ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की कि ऐसे संस्थानों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें जो गरीब असहाय लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराते हैं। हिंदू संगठन इस कृत्य का विरोध करता है और RB लाल के खिलाफ जिस प्रकार के साक्ष्य पाए गए हैं, जिसको प्रशासन आधार बना करके RB लाल के ऊपर शिकंजा कसने का कार्य किया है, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ से निवेदन करता हूं, ये मांग करता हूं कि RB लाल के ऊपर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अगर 48 घंटे के अंदर RB लाल की गिरफ्तारी धर्मांतरण के विरुद्ध नहीं की जाती है तो राष्ट्रीय हिंदू संगठन RB लाल के शुआर्ट्स में और RB लाल के कार्यालय पर तालाबंदी करने का कार्य करेगा। और यह कृत्य अगर बंद नहीं किया गया तो राष्ट्रीय हिंदू संगठन शुआर्ट्स के विरुद्ध एक महा आंदोलन का बिगुल फूंकेगा, जो कि जब तक यह धर्मांतरण बंद नहीं हुआ तब तक जारी रहेगा। और आगामी 48 घंटे के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित नहीं करती अगर प्रयागराज पुलिस, तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय हिंदू संगठन के कार्यकर्ता, हिंदू सैनिक शुआर्ट्स में तालाबंदी का कार्यक्रम करेंगे।
सत्येंद्र दुबे सत्या, अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू समाज। बताते चलें, इससे पहले भी इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी विधायक सुरेंद्र चौधरी ने आरबी लाल के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें यहां तक कह डाला था कि यदि आरबी लाल के ऊपर आरोप साबित होगा तो वे आरबी लाल का ही धर्म परिवर्तन करा देंगे, और साथ ही उन्होंने आरबी लाल को सख्त चेतावनी भी दी थी। गंगा मैया के तट पर मीडिया के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ, धर्मांतरण हिंदू को कोई ईसाई बना नहीं सकता, हिंदू को कोई मुसलमान बना नहीं सकता है। अगर ये आरबी लाल बिलाल के दिमाग ज़्यादा खराब है, अगर यह कहीं ऐसा संलिप्त पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर इनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होगी और धर्मांतर कराने वाले पे भी खिलाफ होगी। इस पे भारतीय जनता पार्टी पूरी तन्मयता से कमर कस चुकी है। अगर कहीं इस तरीके का हम लोगों को संदेह मिल गया, या कहीं शिकायत लिखा पढ़ी मिल गया, या कहीं हम लोग मौके पे पा गए तो निश्चित तौर पे इनका भी धर्म में बदल दूंगा, इनको हिंदू बनाने के मैं काम करूंगा। इससे पहले भी यीशु दरबार में इस तरह की बात, इससे पहले इनके खिलाफ कार्रवाई हुई, इनके खिलाफ मुकदमा है, अभी भी मुकदमा चल रहा है, अभी उसमें जेल गए थे, फिर जेल जाएंगे। धर्मांतरण के मिशन पे आरबी बिलाल निश्चित तौर पर जेल जाएंगे, एग्रीकल्चर के कुलपति ये नहीं रह पाएंगे। गुजरात की साबरमती जेल में बंद पूर्व सांसद व माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन बृहस्पतिवार को बीएसपी में शामिल होंगी। शाइस्ता परवीन के बीएसपी में शामिल होने के अटकलें काफ़ी दिनों से चल रहे थे। ऐसा माना जा रहा था शाइस्ता परवीन बीएसपी सुप्रीमो मायावती से मुलाकात कर उनसे हरी झंडी मिलने के बाद निर्णय लिया है। इसके पहले भी शाइस्ता परवीन ने प्रयागराज मेयर पद की दावेदारी के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM व बीएसपी से गठबंधन लड़ने की बात कही थी। अब कल यानी बृहस्पतिवार को शाइस्ता परवीन औपचारिक रूप से बीएसपी की सदस्यता ग्रहण कर लेंगी। इसके बाद शाइस्ता परवीन सभी अटकलों को विराम देते हुए बीएसपी के टिकट से नगर निगम के चुनाव में मेयर पद की दावेदारी ठोकेंगी। शाइस्ता परवीन के बीएसपी के टिकट से चुनाव लड़ने के नगर निगम मेयर पद का मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होगा। इससे पहले भी उन्होंने बसपा से चुनाव लड़ने की जाहिर करी थी इच्छा। आइए सुनाते हैं आपको उनका पहला बयान जिसमें उन्होंने इच्छा जाहिर करी थी। चुनाव कहाँ से लड़ने का मन बनाया है? यहीं से लड़ेगी, उत्तर प्रदेश से, प्रयागराज से। प्रयागराज से। कौन सा चुनाव? ये मेयर वाला? मेयर का। अगर सांसद, वैसे तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और हम मायावती बहन जी से मिलेंगे तो MIM और मायावती बहन जी से बसपा से करके लड़ेंगे। जैसा सांसद जी कहेंगे वैसा करेंगे। वैसे आर्थिक स्थिति हमारी बहुत खराब। अटकलों पर अब विराम लगा है और बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी महापौर के चुनाव में उतरेंगी और अपनी दावेदारी करेंगी, वो भी बसपा से। जी हाँ, अटकलों पर विराम इसलिए लगा है क्योंकि उनको बसपा प्रमुख मायावती से हरी झंडी मिली है और वे कल बसपा में सदस्यता ग्रहण करेंगी और प्रयागराज में ही उन्हें सदस्यता ग्रहण कराई जाएगी, जहाँ कयास लगाया जा रहा था कि वे MIM छोड़ के बसपा में शामिल होंगी। और ये अब क्लियर हो गया है कि वे अब बसपा ज्वाइन कर रही हैं और बसपा से ही वो मेयर की दावेदारी ठोकेंगी। सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज मोनी बाबा को सतवा बाबा द्वारा धमकी मिली है। बता दें, मोनी बाबा ने सतवा बाबा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। माघ मेले में प्रशासन की अनुमति से लगे शिविर के सामने आकर सतवा बाबा और उनके साथ अन्य लोगों द्वारा शिविर को उखाड़ फेंकने की भी बात कही गई है, ऐसा मोनी बाबा का आरोप है। सतवा बाबा योगी आदित्यनाथ के खास माने जाते हैं। मोनी बाबा ने वीडियो वायरल कर जताया दुख। साथ ही सतवा बाबा की धमकी से काफ़ी डरे हुए हैं मोनी बाबा। साथ ही देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से लगाई मदद की गुहार। बता दें, मोनी बाबा ने सतवा बाबा पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए अब मदद की गुहार लगाई है और अपनी जान का खतरा बताया। ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा है, कल बास प्रारंभ होने जा रहा है। पौष पूर्णिमा सन्निकट है। अभी थोड़ी देर पहले श्री सतवा बाबा जी और उनके साथ तमाम संत लोग यहाँ आए। मेरे शिविर के सामने उन लोगों ने तमाम अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया और तमाम धमकियाँ लोग दे रहे थे। शिविर उखाड़ देने के लिए लोग बात कर रहे थे। मैं देश के प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से और जिला प्रशासन से, मेला प्रशासन से ये संदेह व्यक्त करता हूं कि मेरी साथ किसी प्रकार का उपद्रव हो सकता है, शिविर में तोड़फोड़ हो सकती है, मेरी हत्या हो सकती है, जिसके जिम्मेदार सतवा बाबा सहित तो सारे लोग होंगे। क्योंकि उनको मेरी शिविर के सामने जिस तरीके का उनका व्यवहार रहा है वो निश्चित रूप से काफ़ी चिंताजनक है और हम इससे काफ़ी हताहत हैं। क्योंकि हमने प्रशासन की अनुमति के बाद यहाँ शिविर लगाई है, भगवान की यहाँ स्थापना हो गई है और स्थापना होने के बाद जिस तरीके का तांडव यहाँ शुरू हुआ है वो निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय भी है और बहुत दुखद भी है। इसीलिए मैं समस्त पत्रकार बंधुओं से और देश के
न्यायपालिका से, कार्यपालिका से ये बात कहना चाहता हूं कि वो केवल गुंडई के बल पर इस तरीके की बात हर समय करते रहते हैं। अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो इसके मुख्य आरोपी सतुआ बाबा और सहित सारे लोग हों। संगमनगर प्रयागराज जहां पुलिस ने श्याम जी केसरवानी की हत्या का खुलासा किया। 31 दिसंबर 2022 की सुबह जहां आलू व्यापारी श्याम जी केसरवानी की हत्या कर दी गई थी, जिससे दारागंज क्षेत्र में सनसनी मच गई थी। वहीं पुलिस ने इसका सफल अनावरण करते हुए श्याम जी केसरवानी के हत्यारे अतुल निषाद को गिरफ्तार किया है। अतुल निषाद ने बताया कि श्याम जी केसरवानी का उसकी पत्नी से अवैध संबंध भी था और गाड़ी को लेकर भी दोनों के बीच विवाद चल रहा था, जिससे काफ़ी दिनों से श्याम जी केसरवानी के कारण अतुल निषाद काफ़ी कर्जदार हो गया था, जिसके पास से हत्या में प्रयुक्त एक तमंचा भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। और उसने बताया कि वो तमंचा भी मोहल्ले के एक चाचा से उसने लिया था, जो कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। वहीं पुलिस ने अब तमंचा भी बरामद कर लिया है और श्याम जी केसरवानी के हत्यारे अतुल निषाद के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर आज मीडिया के सामने पेश किया है और उसे पुलिस विधिक कार्रवाई कर भेज रही जेल। 31 दिसंबर 2022 को थाना दारागंज में एक आलू व्यापारी श्याम जी केसरवानी की हत्या कर दी गई थी गोली मारकर। इसी संबंध में थाना दारागंज में मुकदमा लिखा गया और थाने की एसओजी की सभी टीमें इसका अनावरण करने में जुट गई, जिसमें आज इसका अनावरण किया गया है। इसमें अतुल निषाद नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से जो असला घटना में यूज हुआ था वो बरामद किया गया है। इनसे जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि जो श्याम जी केसरवानी हैं उनके द्वारा एक पिकअप गाड़ी इनको दिलवाई गई थी, ईएमआई का पेमेंट जिसमें लगातार इनके द्वारा किया जा रहा था और गाड़ी उनके वहाँ चलती थी, लेकिन बीच में उन्होंने गाड़ी चलवाना बंद कर दिया, जिससे ये ईएमआई पे नहीं कर पाए। तथा वर्तमान में भी इनके द्वारा बताया गया कि इनकी वाइफ के साथ उनके इलिसिट रिलेशनशिप हो गए थे, जिसके चलते इन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। नगरी प्रयागराज जहां बीते दिनों साधु संतों की साजिश के तहत हत्या करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद गायत्री त्रिवेणी प्रयागराज पीठाधीश्वर आद्य जगत गुरु शंकराचार्य त्रिकाल भगवंता सरस्वती जी महाराज ने एक युवक को पुलिस के हवाले करते हुए गिरफ्तार कराया था। तो वहीं अब जहां शंकराचार्य त्रिकाल भगवंता सरस्वती जी महाराज ने अपनी जान का खतरा बताया है और आश्रम की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े करते हुए पुलिस प्रशासन से उन्होंने सुरक्षा की मांग करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। आपने अपने प्राणों की चिंता की बात कही है, क्या है पूरा मामला और आपने इसी बात क्यों कही और आपकी मांग क्या है? मैं आद्या शंकराचार्य त्रिकाल भगवंता सरस्वती जी महाराज, मेरे साथ ये जो त्रिदेवी बैठी हुई हैं, काली माता, सरस्वती माता, त्रिकालदर्शी, हम सभी लोग सनातन धर्म की रक्षा करते हैं, सनातन स्थान की धार्मिक स्थानों की रक्षा करते हैं। इसके लेकर के लगातार 20 साल से हम लोगों का ये कार्य चल रहा है धर्म क्षेत्र में। जब जब जैसी जैसी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ भी धर्म की रक्षा करना, धर्माचार्यों की रक्षा करना, धर्म स्थल की रक्षा करना, वो हम लोग लगातार इस कार्य को कर रहे हैं। अभी हाल में ही एक युवक द्वारा कई संतों की एक साथ 1 तारीख की हत्या का बात मेरे सामने आई। मैंने तत्काल प्रशासन को सूचित करके उस युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। मेरे द्वारा इस तरह का जो साहस कार्य किया हुआ, मैं अब इतनी अपेक्षा जरूर करती हूँ कि शासन और प्रशासन द्वारा और तमाम संतों द्वारा कम से कम साहसी कार्य करने का एक धन्यवाद ज्ञापन करते, जिससे हमें नहीं ज़रूरत है, हमें तो ईश्वर ने एक ऐसी शक्ति दी है जो हम करते ही रहते हैं, पर और भी हमारी तमाम साध्वियाँ महिलाएं समाज में काम करती हैं, उन्हें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता और भी साहसी कार्य करने के लिए आगे आती। अब दूसरी बात रह गई कि ये सब सारे कार्य करने के बाद मैं तो अपने जान पर खेल करके इतना दुस्साहस कार्य किया, पर शासन द्वारा अभी तक मेरे आश्रम में रहने वाले लोगों की और मेरी आत्मरक्षा सुरक्षा अभी तक कुछ भी मुहैया नहीं कराई गई और मुझे लगता है कि मेरी किसी भी टाइम हत्या हो सकती है। इसलिए मैं पुनः योगी आदित्यनाथ जी से, चूँकि वो योगी हैं और उनका राज्य काज बहुत संतों के प्रति अच्छा है, उनकी विचार भी अच्छी है, तो मैं उनसे अपेक्षा करती हूँ कि वो इसे सीधे संज्ञान में लें
और हम जैसे तमाम साधु संतों की रक्षा करें और मेरे आत्मघाती प्राणघाती हमले को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि वो युवक जैसे छुटता है उसके सहयोगी और वो मिल करके, क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्य था, इसलिए वो मेरी हत्या हो सकती है। मेरी आत्मरक्षा करें, मेरे आत्महत्या को मुझे बचाएं, जिससे मैं सनातन धर्म की रक्षा कर सकूं, सनातन धर्मियों की रक्षा कर सकूं। जय। संगम नगरी प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल पीआईएल पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से 30 जनवरी तक जवाब मांगा है। पूरा मामला है कि 4 सितंबर 2020 को ओबरा तहसील जनपद सोनभद्र में बिल्ली मारकुंडी बनाने का गजट जारी हुआ था, लेकिन तहसील बनाने का काम रॉबर्टगंज लक्ष्मण नगर डाला में शुरू किया गया, जहां खदान क्षेत्र होने की वजह से पूरा इलाका कोल माइंस वाला है, जिस पर सोनभद्र बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष नसीम अहमद खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल किया था, जिस पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल व न्यायमूर्ति जे मुनीर की बेंच सरकार से सरकारी गजट के विपरीत तहसील बनाने जाने की रिपोर्ट मांग ली है और कोर्ट ने अगली सुनवाई 30 जनवरी रखी है। इस बात की जानकारी पीआईएल दाखिल करने वाले नसीम खान के वकील आरिफ इकबाल ने दी। 4/9/2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने ओबरा में ओबरा नाम की एक तहसील बनाने के लिए सरकारी गजट नोटिफिकेशन हुआ था और उसके अकॉर्डिंग वहीं ओबरा में बननी थी। बिल्ली मारकुंडी उसका मुख्यालय होगा एज पर नोटिफिकेशन, लेकिन वहाँ पे बिल्ली मारकुंडी ओबरा में तहसील ना बनाकर उसको रॉबर्ट्सगंज की एक जगह है वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, जो माइंस का पूरा एरिया है। और वहाँ अगर तहसील बनती है तो जाने में बीच में एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है जो अक्सर बंद रहती है, और माइंस का एरिया होने के बाद हमेशा हेल्थ की वजह से प्रदूषण वातावरण। तो हम लोगों ने नसीम अहमद खान जो सोनभद्र बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष थे, उनके माध्यम से उन्होंने पीआईएल दाखिल की और पीआईएल में हमने आर्गूमेंट करके कोर्ट को ब्रीफ किया कि यह जो नई वहाँ पे जो नई डाला में जो रॉबर्ट्सगंज में बनाने की बात चल रही है, ये अगेंस्ट नोटिफिकेशन है। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस राजेश बिंदल साहब ने और ऑनरेबल जस्टिस जे मुनीर साहब ने इस पर कॉग्निजेंस लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है और 30 जनवरी को अगली सुनवाई हेतु तिथि नियत की है, क्योंकि एज पर हमने कोर्ट में पक्ष रखा कि नोटिफिकेशन के हिसाब से ये वहाँ पे निर्माण नहीं हो रहा, ना अभी तक मामला पेंडिंग है। और पूरा वहाँ सोनभद्र की आवाम सड़क पर है, सैकड़ों हज़ारों सिग्नेचर मुख्यमंत्री के यहाँ पहुँचा, सभी संगठन सड़क पर उतर गए हैं कि ओबरा में ही बननी चाहिए, डाला में नहीं, लक्ष्मण नगर डाला में तहसील का निर्माण ना हो। संगम नगरी प्रयागराज में जहां इंडियन रेलवे कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के स्थापना दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम डीआरएम ऑफिस के सामने एक गेस्ट हाउस में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर नागेंद्र सिंह पटेल पूर्व सांसद मौजूद रहे। और इस मौके पर जहां इंडियन रेलवे वेलफेयर एसोसिएशन कॉन्ट्रैक्टर के कई कॉन्ट्रैक्टर भी उपस्थित रहे। वहीं इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए पूर्व सांसद नागेंद्र पटेल व संस्था के अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। आज ठेकेदार एसोसिएशन द्वारा उसका स्थापना दिवस मनाया गया और अध्यक्ष जो है हमारे दिनेश भाई को चुना गया है और तमाम हमारे संरक्षक इसके हैं एसोसिएशन के, और तमाम पदाधिकारी जो महासचिव के पद पे, उपाध्यक्ष के पद पे, सचिव के पद पे, संरक्षक के पद पे रेलवे कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के रूप में गठन किया गया है। और हमने इनको शुभकामना दिया है, बधाई दिया है गठन की, और इनसे अपेक्षा किया है कि रेलवे के काम को अच्छी तरह से करें, गुणवत्तापूर्वक करें और अधिकारियों से सामंजस्य बनाकर काम को अच्छी तरह से काम करने का काम करें। और एसोसिएशन कहीं कॉन्ट्रैक्टर के साथ कहीं अन्याय हो रहा है, कोई अधिकारी गलत परेशान कर रहा है, तो सारे एसोसिएशन के पदाधिकारी इकट्ठा होकर के उस अधिकारी से सौहार्दपूर्ण बात करके जो भी गलत काम कर रहा है या अधिकारी परेशान कर रहा है तो उसके लिए अधिकारियों से बात करके रेलवे के काम को सुचारू रूप से कराने का हमने इनसे आह्वान किया। धन्यवाद, थैंक यू। सर्वप्रथम मैं आप सबको धन्यवाद और अंदर जाइए भाई और 9 वर्ष की शुभकामनाएं सभी मित्रों को, ठेकेदार बंधुओं को, पत्रकार बंधुओं को। इंडियन रेलवे कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन का जो आज स्थापना हुआ है, गठन हुआ है और सभी पदाधिकारियों का मनोनयन हुआ है,
तो आज से हम सब संकल्प लेते हैं कि हमारे जो भी ठेकेदार मित्र को अगर रेलवे प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है या जीसीसी में कभी कभी हम सबके विपरीत कुछ ऐसे नियम ले आते हैं कि हम छोटे ठेकेदार काफ़ी नीचे चले जाते हैं, तो उन सब की लड़ाई के लिए स्थापना किया गया है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां मौसम सर्द होता जा रहा है और ठंड से लोग परेशान हैं, ऐसे में नगर निगम के दावों की बात करें तो कागज़ों में सीमित नज़र आ रहे हैं। जहां जगह जगह अलाव होना चाहिए, वहीं दूर दूर तक कहीं अलाव की व्यवस्था नहीं है और आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी होती है। ऐसे में कांग्रेस नेता अब्दुल सलाम ने अपने वार्ड नंबर 99 से किस तरह की अलाव की समस्या है बताया है और किस तरह से नगर निगम के दावों पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और क्या कुछ कहा है कांग्रेस नेता अब्दुल सलाम ने, आइए सुनाते हैं। मौसम के तापमान में लगातार गिरावट आ रही है और सर्द हवाएं भी चल रही हैं। शीतलहर से लोग ठिठुर रहे हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन द्वारा अलाव जलाने की कोई व्यवस्था न करने के कारण लोगों में नाराज़गी और आक्रोश भी है। नगर निगम प्रशासन को शासन द्वारा निर्देश मिलने के बावजूद प्रयागराज क्षेत्र के कुछ जगहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था तो है, लेकिन बहुत सी जगहों पर सार्वजनिक स्थल पर, मंदिरों के आसपास, सरकारी शौचालयों के आसपास अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे आम जनमानस को भारी परेशानी हो रही है। मैं नगर निगम प्रशासन से व माननीय नगर आयुक्त महोदय से मांग करता हूँ, सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने की व्यवस्था कराएं। अब्दुल सलाम, पूर्व सह सचिव, कांग्रेस पार्टी। नगरी प्रयागराज, जहां मौसम ने करवट ली है और ठंड ने दस्तक दी है और तेज़ी से बढ़ती ठंड से हर कोई बेहाल है और आग का सहारा चाहता है, तो वहीं माघ मेला क्षेत्र में भी आए हुए श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। श्रद्धालुओं के अनुसार लकड़ी की व्यवस्था नहीं है और जहां कहीं लकड़ी मिलती भी है तो वो गीली लकड़ी होती है, जिससे लकड़ी नहीं जल पाती है और अलाव की व्यवस्था ना होने से वे परेशान हैं। माघ मेला क्षेत्र में चाहे सरकार और अधिकारी दावे लाख कर लें, मगर व्यवस्थाएं सिर्फ कागज़ों में सीमित हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना है श्रद्धालुओं को, किस तरह से उनको ठंड में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ये सुनाते हैं। लकड़ी आज आई है, गीली लकड़ी, तो धीरे धीरे जो है जलेगी, क्या ठंड जाएगी, परेशानी हो रही है आप लोग? परेशानी होगी। तो इससे पहले लकड़ी नहीं गिर रही? नहीं, इससे पहले लकड़ी नहीं गिरी, आज ही गिरी है। आज कई तारीख हो गया, 3 परेशानी हो रही है आप लोग? हाँ, मैं नहीं, कर्मचारियों को भी परेशानी हो रही है। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? मेरा विवेक। यहाँ तो समस्या बहुत ढीला है, हमारा ठंडी बहुत लग रहा है। तो लकड़ी की व्यवस्था है? लकड़ी की व्यवस्था नहीं है, थोड़ा सा कच्चा कुचा है, तो वही किसी तरह जल रहा है। क्या नाम है? लकड़ चाहिए। अच्छा, तो लकड़ी गीली है क्या? हाँ, वो लकड़ी गीली है। क्या नाम है आपका? बहादुर दास। ठीक। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।